तो स्वागत है आपका पेगासस कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज जो है वो अपन शुरू करेंगे ज्योग्राफी। आज जो है वो अपन क्या पढ़ेंगे? ज्योग्राफी। देखिए, ज्योग्राफी की अगर अपन बात करें एसएससी के अंदर, तो ज्योग्राफी को अपन दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे अपन इंडिया ज्योग्राफी सबसे पहले, और फिर जो है वो पढ़ेंगे अपन वर्ल्ड ज्योग्राफी, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। देखिए, ज्योग्राफी के अंदर अपने को पढ़ना क्या है। एसएससी के अंदर देखिए बड़े बेसिक क्वेश्चन जो है वो आते हैं ज्योग्राफी से। अपन को टिपिकल जो है वो फिजिकल ज्योग्राफी वाला पोर्शन जो है वो नहीं पढ़ना है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हो, या जो है वो ओशंस के बारे में हो, या धरती कैसे बनी, जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है वो अपन कहते हैं प्री पैलियोजोइक, जो है वो पेलियोजोइक, मिजोजोइक, सिनोजोइक, नियोजोइक, ये सब अपने को जो है वो नहीं पढ़ना है। अपन को बेसिक जो है वो क्या पढ़नी है एसएससी के हिसाब से? फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी का मतलब आता है भू आकृतिक प्रदेश। भू आकृतिक प्रदेश कि जिसमें जो है वो जैसे इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे अपन, तो इंडियन ज्योग्राफी में जो फिजियोग्राफी है कि जैसे हिमालयन सिस्टम जो है वो हो गया, इंडिया का जो है वो मैदानी हिस्सा जो है वो हो गया, प्लेटूज हो गए, ओशंस जो है वो हो गई, रिवर्स वगैरह जो है वो हो गई, कोस्टल रीजन हो गए, तटीय प्रदेश हो गए। तो अपन को बेसिक फिजियोग्राफी पढ़नी है और इसी में से जो है वो प्रश्न आते हैं। और एसएससी देखें ज्योग्राफी के बड़े ही जो है वो सिंपल सवाल पूछती है कि नदियों के ऊपर कौन सा डैम बन रखा है, कौन सा शहर जो है वो किस नदी के किनारे पर जो है वो बसा हुआ है, हिमालय से रिलेटेड कोई फैक्ट हो गया, वेस्टर्न ईस्टर्न घाट से रिलेटेड कोई फैक्ट हो गया, तटीय प्रदेश के ऊपर जो है वो सवाल हो गए। तो ये अपन को पढ़ना है। और वर्ल्ड की अगर अपन बात करें तो वर्ल्ड के भी अपन को सिर्फ फैक्ट्स कि 7 कॉन्टिनेंट है तो कॉन्टिनेंटल फैक्ट्स वगैरह कि जो है वो जैसे नॉर्थ अमेरिका है तो नॉर्थ अमेरिका में कौन सी माउंटेन रेंज है, कौन सी लेक वगैरह है, कौन सी नदी के ऊपर कौन सा डैम है, कौन सा डेजर्ट वगैरह है। तो यही है, मरुस्थल, पर्वत, पहाड़, नदियाँ। तो ये अपन कॉन्टिनेंट वाइज पढ़ेंगे वर्ल्ड में भी कि नॉर्थ अमेरिका हो गया, फिर साउथ अमेरिका हो गया, फिर अफ्रीका हो गया, फिर एशिया हो गया, फिर ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूरोप हो गया, एंटार्क्टिका से जुड़े हुए फैक्ट हो गए। तो कॉन्टिनेंट वाइज सारे फैक्ट कवर करते हुए चलेंगे और इंडिया की फिजियोग्राफी और उसके सारे फैक्ट कवर करते हुए चलेंगे। तो देखें, शुरुआत अपन करेंगे इंडियन ज्योग्राफी से। अब इंडियन ज्योग्राफी में भी देखें, फिजियोग्राफी पढ़ने से पहले इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, भारत का भूगोल, तो ये जो है वो भारत के भूगोल में अपन जो है वो फिजियोग्राफी पर जाएं उससे पहले अपन कुछ इंडिया के जो है वो देखें बेसिक ज्योग्राफिकल फैक्ट्स के ऊपर जो है वो बात कर लेते हैं। जो कुछ जो है वो फैक्ट्स हैं, वन लाइनर फैक्ट्स इंडिया की ज्योग्राफी से रिलेटेड है, तो उसके ऊपर अपन पहले पढ़ेंगे और फिर उसके बाद जो है वो अपन फिजियोग्राफी पर जो है वो क्या करेंगे, एंटर करेंगे। देखिए, जैसे सबसे पहले आता है भारत का क्षेत्रफल। एकदम बेसिक से अगर अपन शुरुआत करें तो भारत का क्षेत्रफल। अब कई बार यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इंग्लिश में क्या कहेंगे? सरफेस एरिया ऑफ इंडिया। तो आप ये याद रखिएगा, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ये भारत का जो है वो टोटल क्या है, सरफेस एरिया है। और ये एसएससी ने प्रश्न पूछा है, तो याद रखिएगा भारत का कुल क्षेत्रफल जो है वो कितना है। देखिए, एसएससी ने ऑप्शन क्या दिए थे? 32.8, 32 पॉइंट जो है वो 7, 32.6, 32.5। तो इस प्रकार से जो है वो ऑप्शन थे। तो इसमें सिंपल क्या टिक करना था? 32.8, 32,87,263, ये भारत का जो है वो जो देश है उसका जो है वो टोटल भूभाग का जो है वो सरफेस एरिया है, क्षेत्रफल है। फिर इंडिया जो है वो देखें, टोटल जो है वो वर्ल्ड सरफेस एरिया का, विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% घेरता है। इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंडिया कवर्स, यहाँ लिख देता हूँ, इंडिया कवर्स 2.4% सरफेस एरिया ऑफ वर्ल्ड एरिया। अब ये भी याद रखिएगा, देखें आपके सामने ये जो आंकड़ा आ रहा है ना 2.4% कि भारत विश्व के
कुल क्षेत्रफल का 2.4% घेरता है। इंडिया कवर्स 2.4% सरफेस एरिया ऑफ वर्ल्ड एरिया। कि टोटल जो वर्ल्ड में इंडिया है, टोटल वर्ल्ड का जो है वो कितने प्रतिशत एरिया कवर करता है, तो 2.4। तो आप ये जो देख रहे हैं ना 32,87,263 किलोमीटर, ये टोटल वर्ल्ड का 2.4% जो है वो होता है। तो आपसे एसएससी ये भी क्वेश्चन पूछा है कि इंडिया जो है वो टोटल वर्ल्ड का कितना परसेंट एरिया कवर करता है, तो वहाँ ऑप्शन होंगे जैसे आपके पास में 2.3, 2.2, 2.4, 2.5। तो आपको सीधा टिक करना है क्या, 2.4%। तो पहला याद रखिएगा सरफेस एरिया इतना है, दूसरा 2.4। अगली बात, इंडिया जो है वो देखें, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है, 7वां सबसे बड़ा देश। अब 7वां सबसे बड़ा देश है, इसका मतलब जो है वो देखें, पहले के जो है वो 6 देश हैं वो भी अपन लिख लेते हैं। तो देखें दुनिया का जो है वो सबसे बड़ा देश जो है वो अकॉर्डिंग टू सरफेस एरिया वो है रशिया। तो एक तो ये याद रखिएगा, रूस जो है वो सबसे बड़ा देश है, रशिया। दूसरा कनाडा, तीसरा चाइना, चौथा यूएसए, पांचवा ब्राज़ील, ठीक है, छठा ऑस्ट्रेलिया, और 7वां अपना इंडिया। तो ये तो अपन को याद रखना ही है। तो इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। भारत विश्व का जो है वो 7वां सबसे बड़ा आबादी। देखो आबादी के मामले में तो हम नंबर 1 है, ठीक है। हालांकि हमने जो है वो चीन था, इंडिया पूरी दुनिया के अंदर जो है वो वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री, पर अब चाइना जो कि पिछड़ गया है, और चाइना को पिछाड़ करके जो है वो इंडिया जो है वो पॉपुलेशन के मामले में तो नंबर 1 है। लगभग हम 17.5% पॉपुलेशन कवर करते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो जनसंख्या के मामले में देखें, भारत विश्व की टोटल कितनी जनसंख्या घेरता है, ठीक है, 17.5%। और एरिया के मामले में जो है वो कितना घेरता है, 2.4%। और अकॉर्डिंग टू सरफेस एरिया जो है वो कौन सा नंबर है, 7वां सबसे बड़ा जो है वो देश है। जबकि पॉपुलेशन के मामले में जो है वो क्या है, नंबर 1 है। अब 7 में जो है वो देखें, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, रशिया। फिर उसके बाद आता है कनाडा, फिर उसके बाद जो है वो आता है चाइना, फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और फिर जो है वो इंडिया। तो देखिए ये सीक्वेंस भी याद रखिएगा। कई बार क्या होता है कि ये सीक्वेंस जो है वो पूछा जाता है कि इन देशों को जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है वो जमा है, वो चाहे असेंडिंग हो सकते हैं चाहे डिसेंडिंग हो सकते हैं। तो जैसे भी घुमा फिरा करके सवाल पूछे, आपको जो है वो ये देश जो है वो याद रखना है, ठीक है। ये 7 देश है और 7वें नंबर पे इंडिया है, उसके पहले 6 का मैंने, और ये सीक्वेंस याद रखिएगा। अब देखें, तो भारत का क्षेत्रफल हो गया, पॉपुलेशन में नंबर 1 हो गया, 17.5 पॉपुलेशन कवर जो है वो करता है, 2.4 एरिया कवर करता है, 6 देश अपन ने जो है वो लिख लिए। अब उसके बाद आता है देखें इंडिया के जो है वो कोऑर्डिनेट्स। अब यहाँ से जो है वो देखें सवाल लगने की संभावनाएं खूब होती है, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स का मतलब ये होता है, देखें अक्षांश और देशांतर स्थिति। देखें भारत का ये जो पॉइंट है ये अभी अपन समझ लेंगे ये क्या होता है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, इसको क्या कहते हैं, नॉर्थ लैटिट्यूड, इसको भी क्या कहेंगे, नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। और इधर जो है वो क्या हो जाएगा, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब देखें आपके सामने शब्द आ रहे हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, इसके ऊपर अभी अपन डिस्कस कर लेंगे। इसको भी क्या कहते हैं, ईस्ट लॉन्गिट्यूड। हिंदी में क्या कहेंगे, पूर्वी देशांतर। तो ये तो हो गए देशांतर, और ये जो है वो क्या हो गया, अक्षांश हो गया, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। तो एक तो आप ये रट्टे मार लेना
कि भारत का जो विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68.7 से लेकर के 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। अब देखें ये जो कोऑर्डिनेट्स है तो इसमें जो है वो अपन को एक तो ये समझना है कि ये इंडिया का जो हो गया दक्षिणतम बिंदु, ठीक है, मुख्य भूमि का जो है वो दक्षिणतम बिंदु, ये भारत का जो है वो सबसे उत्तरी छोर नॉर्थ मोस्ट पॉइंट, ये ईस्ट मोस्ट पॉइंट और ये जो है वो हो जाएगा वेस्ट मोस्ट। तो एक बार मैं आपको ये भारत के ईस्टर्न वेस्टर्न जो है वो अपन देख लेते हैं नॉर्थ साउथ वाले पॉइंट, फिर उसके बाद अपन ये समझेंगे कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का जो है वो मतलब क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसका भी कंसेप्ट आपको बता देता हूँ कि ये ईस्ट जो है वो लॉन्गिट्यूड और नॉर्थ जो है वो लैटिट्यूड अपन क्यों जो है वो लिख रहे हैं। तो देखें भारत के सबसे पहले तो अगर अपन बात करें, ठीक है, ये वाला पॉइंट की और ये वाला पॉइंट की, तो देखें ये जो पॉइंट है 8 डिग्री 4 मिनट, ये है कन्याकुमारी। इसको क्या कहते हैं? कन्याकुमारी, या इसको केप कैमोरीन भी कहते हैं, केप कैमोरीन। तो याद रखिएगा कन्याकुमारी। तो एग्जैक्ट जो 8 डिग्री 4 मिनट वाला पॉइंट है उस पॉइंट का जो है वो नाम क्या है? कन्याकुमारी। तो मेनलैंड इंडिया का दक्षिणतम बिंदु, तो इंग्लिश में इसको क्या लिखेंगे? इट इज़ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया। क्या लिखेंगे? सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया। हिंदी में लिख लेना आप, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। अच्छा, कन्याकुमारी किस स्टेट में जो है वो पड़ता है? तमिलनाडु के अंदर। तो ये तो हो गया भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। अब अगर अपन इसकी बात करें तो ये कितना था? 37.6, ठीक है, ये कितना था? 68.7 और ये कितना था? 97.25। ये जो पॉइंट है ना, देखें 37.6, ये इधर एक जगह है, इस एग्जैक्ट इस पॉइंट का नाम है इंदिरा कॉल। और इंदिरा कॉल कहाँ पर पड़ता है? जम्मू कश्मीर। आपसे एसएससी देखें सीधा पूछेगी और ये सवाल जो है वो पूछा भी है कि बताइए भारत का जो है वो उत्तरी बिंदु कौन सा है? विच इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा इंदिरा कॉल जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और कौन सा जो है वो लैटिट्यूड है? तो 37.6 डिग्री जो है वो अक्षांश लैटिट्यूड के ऊपर जो है वो इंदिरा कॉल है। अब अगर अपन इसकी बात करें 68.7, तो ये इंडिया का जो है वो पश्चिमी छोर हो गया। तो ये पड़ेगा साहब आपके गुजरात के अंदर, एक जगह है पोरबंदर। पोरबंदर, सॉरी कच्छ लिख देते हैं इसको, पोरबंदर नहीं होगा, ये हो जाएगा आपके कच्छ। कच्छ का ऋण, कच्छ का रण, गुजरात। इंग्लिश में क्या कहेंगे? लिटिल रन ऑफ कच्छ। तो जो लिटिल रन ऑफ कच्छ है, कच्छ का जो रण है जो गुजरात के अंदर जो है वो पड़ता है, तो ये भारत का जो है वो सबसे पश्चिमी बिंदु है। और ये एग्जैक्ट जो 68.7 है वो कच्छ का रण जो है वो पड़ता है। और अगर अपन 97 पॉइंट की जो है वो बात करें तो यहाँ पर एक अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक जगह है किबिथू, अरुणाचल प्रदेश। तो ये भारत का जो है वो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। मैं एग्जैक्ट देखें कच्छ का रण की भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक जगह है गोहर मोती। ये एग्जैक्ट पॉइंट है, गांव है, जगह है गोहर मोती, गुजरात, कच्छ के रण के यहाँ पर। तो ये भारत का जो है वो कौन सा छोर है? ये भारत का जो है वो सुदूर पश्चिमी छोर है। यहाँ से इंडिया शुरुआत होती है 68.7, यहाँ से लेकर के 97.25 जो कि किबिथू गांव पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, ये भारत का जो है वो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर 37.6 पर जो है वो भारत का उत्तरी बिंदु। और 8 डिग्री 4 मिनट पर जो कन्याकुमारी है ये मुख्य भारत की जो भूमि है उसका दक्षिणतम बिंदु, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया। तो ये तो हो गए देखें भारत का जो है वो विस्तार। और ये जो कोऑर्डिनेट्स है इनके ऊपर कौन कौन से शहरों के नाम हैं, तो याद रखिएगा कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर में इंदिरा कॉल, और इधर गुहर मोती कच्छ के रण गुजरात से लेकर के जो है वो किबिथू अरुणाचल प्रदेश। तो ये इंडिया का जो है वो एक्सटेंशन है। कोऑर्डिनेट्स ये आपको याद रखने, यहाँ से सीधे सवाल जो है वो लगेंगे। एसएससी आपसे सीधा पूछेगी कि बताइए भारत का पश्चिमी छोर कौन सा है, तो आपको सिंपल जगह याद रखनी है गुहर मोती। ईस्टर्न पूछे तो याद रखना है किबिथू। देखिए कीवर्ड्स याद रखने, किबिथू, गुहर मोती, इंदिरा कॉल, कन्याकुमारी, खत्म।
कन्याकुमारी जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी तमिलनाडु, इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर, किबिथु अरुणाचल प्रदेश, और ये जो है वो गुजरात। और ये ज़रूर याद रखना है, देखें 8 डिग्री 4, 37 6, 68 7, 97 25। अब अपन को समझना ये है, ये तो हो गए देखें बेसिक फैक्ट, इंडिया का जो है वो विस्तार वगैरह, भारत के उत्तर पश्चिमी दक्षिणी छोर वगैरह। अब समझना ये है कि देखें लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स जो है वो क्या होता है। देखें कर क्या रखा है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी को इजी बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स जो है वो बनाए गए हैं। देखिए ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करते, ये केवल एक काल्पनिक रेखाएं हैं, ये एक इमेजिनरी लाइंस है जो कि डिज़ाइन जो है वो की गई है केवल मैप को जो है वो समझने के लिए। तो देखें जैसे ये मान लीजिए वर्ल्ड का मैप है, ये इक्वेटर है, ये आपको पता है कर्क रेखा, और ये मकर रेखा, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री साउथ, इसका क्या नाम है कर्क रेखा, इसका क्या नाम है मकर रेखा। अब कर्क रेखा को क्या कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको क्या कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो आप ये एक तो याद रखना, बेसिक है, ये आपको पता ही होगा, देखें इतनी जानकारी। तो इसको जो है वो क्या कहते हैं अपन भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा भी कहते हैं, इक्वेटर भी जो है वो कहते हैं, जो आपकी इच्छा है कह लें। अब देखें दो चीज़ें आपको समझनी है, एक तो अपन को समझना है लैटिट्यूड और एक समझना है अपन को लॉन्गिट्यूड। तो सबसे पहले देख लेते हैं अपन लैटिट्यूड्स, हिंदी में इसको क्या कहते हैं अक्षांश। देखिए लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, अक्षांश का मतलब क्या है कि देखें वे लाइंस जो भूमध्य रेखा के समानांतर हैं, ठीक है, ये जो इक्वेटर आप देख रहे हैं इसके पैरेलल में जो लाइंस है ना, लाइंस पैरेलल टू इक्वेटर, क्या लाइन हो जाएगी लाइंस पैरेलल टू इक्वेटर, ठीक है, भूमध्य रेखा के समानांतर रेखाओं को क्या कहते हैं साहब अक्षांश रेखाएं जो है वो कहते हैं। अब ये पूछा जाता है कि बताइए कि टोटल लैटिट्यूड्स जो है वो कितने होते हैं। अब ये आपको पता है, देखें इक्वेटर है, इक्वेटर के जो पैरेलल में लाइंस है, ठीक है, उन लाइंस को ही जो है वो अपन लैटिट्यूड्स जो है वो कह रहे हैं। अब ये 0 डिग्री हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 ये ऐसे करके 90 इधर आ जाओ आप, ये ऐसे करके 90 इधर आ जाओ, तो 90 और 90 टोटल कितनी हो गई 180, और इस 0 डिग्री को भी काउंट करना है तो 181, तो टोटल लैटिट्यूड्स कितने हो गए साहब 181। अब देखें टोटल लैटिट्यूड्स पूछा ना आपसे, तो आप टिक कीजिएगा 181। अगर आपसे ये पूछे टोटल लैटिट्यूड्स लाइंस, तो आप टिक कीजिएगा 179। अगर ये पूछे कि कुल अक्षांश कितने हैं, तो टोटल अक्षांश है, कुल अक्षांश है 181। और अगर ये पूछे कि कुल अक्षांश रेखाएं जो है वो कितनी है, तो वो कितनी है 179। इसका क्या मतलब है, देखें इसका मतलब ये देखें अर्थ जो है वो ऐसे गोल है। अब ये तो मैंने मैप बनाने के लिए देखें ऐसा ये रेक्टेंगल जो है वो बना दिया, बाकी अर्थ जो है वो रेक्टेंगल तो है नहीं। अब ये गोल है, अब देखें ये लाइंस कुछ इस तरीके से, और ये जो पोल्स के ऊपर ये जो लाइंस आती है, ये आपको पता है ये लाइन नहीं है, यहाँ पर डॉट होगा। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ये जो डॉट है ना, इसको अपन 181 में से क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो दो डॉट माइनस जब होंगे तो लाइंस तो जो है वो कितनी रह जाएगी 179। और टोटल अगर अपन वैसे लैटिट्यूड्स की अगर बात करें तो वो कितने हो जाएंगे 181। तो टोटल लैटिट्यूड्स 181 और टोटल लैटिट्यूड लाइंस जो है वो कितनी हो जाएगी 171, कुल अक्षांश रेखाएं और कुल अक्षांश जो है वो 181। अब एक चीज़ ये भी आप याद रखिएगा कि दो जो अक्षांश होते हैं, देखें दो लैटिट्यूड्स होते हैं, उसके बीच में ये जो गैप होता है ना, वो होता है 111 किलोमीटर का। तो 111 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 डिग्री लैटिट्यूड, याद रखिएगा। और देखें अक्षांश कोई भी देश की भौगोलिक स्थिति बताते हैं, क्या बताते हैं भौगोलिक स्थिति। इनसे हमको ये पता चलता है कि कोई भी देश की जो है वो स्थिति क्या है। तो एक तो ये भौगोलिक स्थिति से संबंधित होते हैं,
दूसरी बात, एक अक्षांश मतलब आप मान लीजिए 1 पे खड़े हो और आपको जो है वो 2 लैटिट्यूड पर जो है वो जाना है, तो 1 से 2 के बीच में जाने में आपको जो डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा वो कितना होगा? 111 किलोमीटर। और ये सीधा सवाल एसएससी ने पूछा है कि बताइए 2 लैटिट्यूड्स के बीच में कितना डिस्टेंस जो है वो होता है। यहाँ पर आपको कुछ भी ऑप्शन दे देंगे, 110 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 150 किलोमीटर या 200 किलोमीटर। तो आप टिक क्या कीजिएगा? 111 किलोमीटर। 2 लैटिट्यूड्स के बीच का जो है वो डिस्टेंस 111 जो है वो किलोमीटर होता है। लैटिट्यूड्स जो होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं? ठीक है, वो जो है वो होते हैं किससे? भौगोलिक स्थिति से। अच्छा, अब इंडिया की अगर अपन देखें स्थिति, तो अब ये आपको पता है, देखें भारत जो है वो कहाँ पर है? इक्वेटर है ये इक्वेटर वाली जो है वो लाइन है। और इंडिया, दिखती बात है कि इंडिया जो है वो इक्वेटर के जो है वो नॉर्थ में, अगर ग्लोब में जो है वो इंडिया की स्थिति देखें तो इंडिया की जो भौगोलिक स्थिति है उसके हिसाब से जो अर्थ के ये इंडिया के लैटिट्यूड्स बनते हैं, भाई ये जैसे मान लीजिए ये इधर इंडिया है, ठीक है, कर्क रेखा भारत के जो है वो बीच में से होकर के जो है वो जाती है। ये इंडिया है यहाँ पर, ये रहा इंडिया। अब ये 0 डिग्री लाइन जा रही है, ये आप देख पा रहे हैं। तो अब इंडिया का ये वाला जो पॉइंट है ना, देखें ये है 8 डिग्री 4 मिनट, और ये अपन लिखे थे अभी, और ये लाइन जाते 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 कहाँ आ जाती है? ये पॉइंट रुकता है 37.6। तो 8 डिग्री 4 से 37.6 ये इंडिया के जो है वो लैटिट्यूड कोऑर्डिनेट्स हैं, अक्षांश की जो है वो लाइंस हैं। और इसीलिए अपन ने लिखा उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ लैटिट्यूड। वो क्यों लिखा? क्योंकि इक्वेटर के जो है वो हम नॉर्थ हेमिस्फीयर में, ये उत्तर और ये दक्षिण है। अब चूंकि भारत इक्वेटर के उत्तर में है, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा गया? नॉर्थ लैटिट्यूड, उत्तरी अक्षांश। अब मान लीजिए कि यही भारत अगर अभी इसके दक्षिण में होता तो अपन लिख देते साउथ लैटिट्यूड, सिंपल है। तो इसीलिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ये तो हो गए देखें लैटिट्यूड्स के बारे में जो है वो फैक्ट। तो याद क्या रखना है आपको? देखें, केवल एक तो लैटिट्यूड का संबंध भौगोलिक परिस्थिति से होता है। जो इक्वेटर के पैरेलल लाइंस होती है, भूमध्य रेखा के समानांतर रेखाएं होती है, उन्हीं को जो है वो अपन लैटिट्यूड्स जो है वो कहते हैं। अगर कोई आपसे ये पूछे कि टोटल लैटिट्यूड लाइंस जो है वो कितनी होती है, तो याद रखिएगा 181। अगर कोई ये पूछे टोटल लैटिट्यूड्स जो है टोटल लैटिट्यूड्स कितने होते हैं, तो 181। तो टोटल अगर लैटिट्यूड लाइंस पूछे, तो चूंकि अर्थ गोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे लाइंस नहीं है, वो डॉट होते हैं, तो 2 आप माइनस कर दीजिए। तो टोटल लैटिट्यूड्स में से जब अपन 2 माइनस करेंगे तो 179 का आंकड़ा जो है वो आता है, उसको कहते हैं टोटल लैटिट्यूड लाइंस, कुल अक्षांश जो है वो रेखाएं। फिर 2 लैटिट्यूड्स के बीच में जो गैप होता है वो 111 किलोमीटर। बस आपको ये फैक्ट याद रखना है, 111, टोटल लैटिट्यूड 181, टोटल लैटिट्यूड लाइंस 179, और इंडिया के कोऑर्डिनेट्स अपन ने लिख लिए हैं। और इसका संबंध भौगोलिक स्थिति से होता है, जोग्राफिकल पोजीशन से जो है वो होता है। अब अपन बात कर लेते हैं लॉन्गिट्यूड्स की। लॉन्गिट्यूड्स हिंदी में क्या कहते हैं इनको? देशांतर। लेकिन इनके नोट्स वगैरह बराबर आप बनाते जाइएगा, प्रॉपर आप लिखेंगे इनको, तभी ये चीज़ें जो है वो याद होगी। देखिए लैटिट्यूड्स का क्या हिसाब किताब है, ये मान लीजिए कि जो है वो वर्ल्ड का मैप है। अब देखिए, आपने ग्लोब के ऊपर कभी ये इस प्रकार की लाइंस देखी होगी। ये जो लाइंस होती है ना, बस इन लाइंस को जो है वो क्या कहते हैं? लैटिट्यूड्स जो है वो कहते हैं। इक्वेटर के जो पैरेलल लाइंस है, उन लाइंस को तो जो है वो अपन क्या कहते हैं? लैटिट्यूड्स। और ये जो लाइंस है इनको क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड्स, देशांतर जो है वो इनको कहते हैं। अब चूंकि देखें धरती गोल है, तो दिखती बात है टोटल जो लॉन्गिट्यूड्स होंगे, जो कुल देशांतर जो है वो होंगे, वो कितने हो जाएंगे? 360। तो टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितने हो गए? 360। तो एक तो ये याद रखिएगा, बड़ा बेसिक सवाल बनता है, तो याद रखिएगा लैटिट्यूड्स टोटल जो है वो कितने हैं? 181। लॉन्गिट्यूड्स जो है वो टोटल कितने हैं? 360, क्योंकि अर्थ जो है वो गोल है। हालांकि एग्जैक्ट गोल नहीं है, पर यहाँ अपन मान लेते हैं कि अभी जो है वो अर्थ गोल है। अब मान लीजिए कि ये शुरुआत होती है इसकी 1 से, यहाँ से ये वाली लाइन जो है वो क्या है? 1, ये वाली लाइन। अब है क्या, देखें हिसाब, देशांतर की अगर बात करें तो देखें देशांतर का संबंध जो होता है ना, वो आप एक तो ये याद रखिएगा टाइम से होता है, समय।
ये भी आप पॉइंट लिखिएगा कि देशांतर का संबंध जो है वो किससे होता है, समय से होता है। पहला पॉइंट ये बनेगा। दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, कुल देशांतर रेखाएं कितनी है, 360, 360 डिग्री। अब समय का क्या हिसाब है, देखें कि भाई ये जैसे 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये ऐसे करते करते टोटल धरती गोल है, तो ये इधर आ गया 360। अब एक चीज़ याद रखिएगा, सबसे पहली बात तो कि देखिए ये जो 1 डिग्री देशांतर है, 1 डिग्री जो है वो लॉन्गिट्यूड, ये माना गया है किसको, इंग्लैंड के अंदर ग्रीनविच एक जगह है, ग्रीनविच, बस आपको यही जगह याद रखनी है। यही जो है वो ये समझ लीजिए कि टाइम के मामले में वर्ल्ड का जो है वो सेंटर है। 1 डिग्री देशांतर यहीं से होकर के जो है वो गुजरता है, और इसी के रेस्पेक्ट में पूरी दुनिया का जो है वो टाइम निर्धारित होता है। इसलिए आपने कभी सुना भी होगा ग्रीनविच मीन टाइम। तो 1 डिग्री देशांतर इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर के जो है वो गुजरती है। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड पासिस फ्रॉम ग्रीनविच इंग्लैंड। एक तो ये पॉइंट जो है वो लिखना है, और यही एसएससी आपसे पूछेगी कि 1 डिग्री जो है वो देशांतर किस देश से जो है वो होकर के गुजरती है, तो वो गुजरती है इंग्लैंड के जो है वो ग्रीनविच से, और यहीं से पूरी दुनिया का जो है वो टाइम निर्धारित होता है। एक तो ये तो हुई देखें पहली बात। अब एक चीज़ ये याद रखिएगा कि ये जो 1 डिग्री देशांतर है, इसके अगर आप देखें ईस्ट डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो जो है टाइम कितना होगा, +4 मिनट। हर 1 डिग्री के ऊपर कितना जो है वो प्लस होता जाएगा, +4 मिनट। और अगर यहाँ से आप 1 डिग्री पीछे जाएंगे वेस्ट के अंदर, तो यहाँ पर जो है वो क्या होगा, -4 मिनट। भाई इसको ऐसे समझें कि अभी मान लीजिए कि 1 डिग्री देशांतर पर दिन के 12 बज रहे हैं, तो उसी समय ये जो 2 डिग्री है वहाँ पर कितने बज रहे होंगे, 12:04। तो 1 डिग्री जो देशांतर है उसका टाइम जो है वो डिफरेंस कितना होता है, 4 मिनट का। अब गणित आपको पता ही है, तो 15 डिग्री का कितना हो गया, 1 आवर का। मतलब कि अब यहाँ पर जो है वो मान लीजिए कि दिन के 12 बज रहे हैं 1 डिग्री के ऊपर ग्रीनविच के अंदर, और ये मान लीजिए कि लेट कर लो ये रही 15 डिग्री, ये जो है वो क्या है, ठीक है, ये 15 डिग्री हो गया। तो जब इंग्लैंड के अंदर 1 बज रहे हैं, तो उसी समय 15 डिग्री के ऊपर जो है वो कितने बज रहे होंगे, दोपहर के 1, जब यहाँ 12 बज रहे हैं तो ठीक है, इंग्लैंड में जब 12 बज रहे हैं तो उसी समय जो है वो 15 डिग्री अक्षांश पर जो है वो क्या टाइम हो रहा है, 1। क्योंकि इस दिशा में जब अपन आगे बढ़ेंगे तो 4-4 मिनट टाइम जो है वो क्या होता जाएगा, प्लस होता जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि भाई कोई ये 30 डिग्री की लाइन है इधर, जब इंग्लैंड में 12 बज रहे हैं तो उसी समय जो है वो 30 डिग्री अक्षांश, ठीक है, इधर ईस्ट की जो है वो डायरेक्शन में, वहाँ पर क्या टाइम हो जाएगा, 2 घंटे आप ऐड कर लो, ठीक है, तो 12 + 2 जो है वो हो जाएंगे, तो वहाँ पर 2 बज रहे होंगे जब इंग्लैंड में 12 बज रहे होंगे। तो चीज़ें ऐसे काम करती है, और इस दिशा में अगर आप जाएंगे तो चीज़ें माइनस होगी, ठीक है। तो ग्रीनविच जो कि 1 डिग्री देशांतर यहाँ से गुजरती है, इसी के रेस्पेक्ट में पूरी दुनिया का जो है वो टाइम क्या होता है, निर्धारित होता है। अब अपन जैसे इंडिया की बात करें, अब ये आपको पता है इक्वेटर जो है वो पास हो रही है। अभी अपन पढ़े थे कि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 से 37 उत्तरी अक्षांश। अब ये जो पॉइंट अपन ने पढ़ा था, ये अपन ने पढ़ा था 68.7, और ये पॉइंट पढ़ा था अपन ने 97.25 की बितु और गुहरमोती। तो अब इस दिशा में जब आगे बढ़ रहे हैं अपन, तो एग्जैक्ट जब इंडिया आता है तो इस पे जो देशांतर कौन से शुरुआत होती है, 68.7, और एक्सट्रीम जो है वो इसका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, 97.25 की यहाँ भारत की सीमा जो है वो ख़त्म हो जाती है, और यहाँ से जो है वो पश्चिम में भारत की सीमा जो है वो शुरू होती है। तो ये इंडिया का एक्सटेंशन है। तो अब ये तो हो गया था नॉर्थ लैटिट्यूड। अब आप खुद देखें, ये ग्रीनविच के इंडिया जो है वो इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, हम ईस्ट में पढ़ते हैं, इसीलिए अपन ने यहाँ पर ये लिखा था कि नॉर्थ लॉन्गिट्यूड, उत्तरी देशांतर, पूर्वी देशांतर और पूर्वी देशांतर, उत्तरी अक्षांश, पूर्वी देशांतर, नॉर्थ लैटिट्यूड, ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो ये लॉजिक है, ठीक है। तो ये अपन को याद रखना है एग्जाम में।
तो ये पूछा जाता है। तो आपसे एसएससी देखें क्या पूछेगी कि बताइए 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे कितना टाइम डिफरेंस होगा, 1 घंटे का डिफरेंस होगा। 1 डिग्री जो है वो लॉन्गिट्यूड पर जो है वो कितना टाइम डिफरेंस होता है, 4 मिनट का जो है वो होता है। जीएमटी से अगर आप ईस्ट में बढ़ेंगे तो टाइम ऐड होता जाएगा 4-4 मिनट का। अगर आप जीएमटी से वेस्ट में जाएंगे तो टाइम जो है वो माइनस होता जाएगा, ठीक है। टाइम जो है वो 4-4 मिनट जो है वो डिडक्ट जो है वो होता जाएगा। इसीलिए आप देखें भारत के केंद्र में से ये जो लाइन जा रही है ना, ये है 82.5 डिग्री। हालांकि इसके ऊपर अपन आगे डिस्कस करेंगे, पर आपको थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। अब 82.5 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, 82.5 लॉन्गिट्यूड पासिस थ्रू 5 स्टेट्स इन इंडिया एंड इट इज़ द सेंटर मोस्ट लॉन्गिट्यूड इन इंडिया। अब ये भारत का जो है वो एकदम केंद्र में से होकर के गुजरती है 82.5 डिग्री, और इसी को जो है वो भारत ने अपनी जो है वो समय सीमा मान रखा है। समय जो है वो इसी के रेस्पेक्ट में जो है वो निर्धारित जो है वो होता है। तो देखें ये जो 82.5 डिग्री है ना, जो भारत के केंद्र में से होकर के गुजर रही है, एकदम सेंटर में से इलाहाबाद से होकर के गुजरती है, ये अपन आगे लिखेंगे अभी नेक्स्ट पॉइंट में। तो इसी के रेस्पेक्ट में टाइम है। तो इसीलिए अपन क्या पढ़ते हैं कि अपन जीएमटी से जो है वो कितना घंटा आगे है, 5.5 घंटे। अब ये आप समझ गए होंगे 5.5 घंटे कैसे आया। भारत के केंद्र से लाइन गुजर रही है 82.5 डिग्री, और टाइम आपको पता है कि पूरा 1 डिग्री ये जीएमटी के रेस्पेक्ट में होगा। अब ये भी आपको पता है कि हर 15 के ऊपर जो है वो ईस्ट में बढ़ेंगे तो 1 घंटा प्लस होगा, और वेस्ट में बढ़ेंगे तो 1 घंटा माइनस होगा। तो 82.5 में 15 का 1 घंटा, 30 का 2 घंटा, 45 का 3 घंटा, 60 का 4 घंटा, 75 का 5 घंटा और 7.5 का आधा घंटा। तो ये जो लाइन है एग्जैक्ट जो 82.5 डिग्री है, तो अपन जीएमटी से या इंग्लैंड से कितना घंटा आगे चलते हैं, 5.5 घंटे। मतलब अगर इंग्लैंड में दिन के 12 बज रहे हैं, उसी समय भारत के अंदर जो है वो शाम के 5:30 जो है वो बज रहे होंगे। तो ये स्थिति है। अब बांग्लादेश जो है वो अपन से ईस्ट डायरेक्शन में है, तो बांग्लादेश इंडिया से जो है वो 30 मिनट्स जो है वो आधा घंटा जो है वो आगे चलता है। और यही इंडिया के जो है वो वेस्ट में पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान जो है वो भारत से जो है वो क्या है, आधा घंटा पीछे। जैसे हमारे यहाँ पर 4 बज रहे हैं, तो उसी समय बांग्लादेश में बज रहे होंगे 4:30, और उसी समय पाकिस्तान में जो है वो बज रहे होंगे 3:30। तो ये हिसाब किताब है। जैसे जैसे ईस्ट में बढ़ेंगे, ठीक है, वैसे वैसे जो है वो टाइम प्लस होता जाएगा, और जैसे जैसे वेस्ट में जाएंगे वैसे वैसे टाइम जो है वो माइनस होता जाएगा। सब जीएमटी के रेस्पेक्ट में जो है वो होता है। तो इसमें पॉइंट्स क्या बनेंगे देखें। देशांतर में आप सबसे पहले लिखेंगे देशांतर का संबंध समय से होता है, लॉन्गिट्यूड्स आर रिलेटेड टू टाइम। दूसरा लिखेंगे टोटल लॉन्गिट्यूड्स आर 360 इन नंबर, कुल देशांतर की संख्या 360 होती है। अगला पॉइंट लिखेंगे 1 डिग्री देशांतर इज इक्वल टू 4 मिनट, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज इक्वल टू 4 मिनट एंड 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज इक्वल टू 1 आवर। 15 डिग्री देशांतर इज इक्वल टू 1 घंटा। फिर आप लिखेंगे 1 डिग्री देशांतर जीएमटी ग्रीनविच इंग्लैंड से होकर के गुजरता है, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड पासिस थ्रू ग्रीनविच इंग्लैंड। और फिर एक अगला लिखेंगे कि भारत ने अपना टाइम जोन 82.5 डिग्री देशांतर पर ले रखा है। इंडिया हैव टेकन इट्स टाइम जोन एट 82.5 लॉन्गिट्यूड। 82.5 पे क्यों लिया, क्योंकि ये भारत के एकदम सेंटर से होकर के जो है वो गुजरती है, इलाहाबाद, जो कि अपन आगे लिखेंगे अभी। और ये भी लिख लेना आपके इंडिया जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। इंडिया इज 5:30 आवर्स अहेड फ्रॉम जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम। तो बस यही बातें हैं। देखें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की, और कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको बता दिए। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 6 68 7 से 97 25 उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर, नॉर्थ लैटिट्यूड ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अब ये आपको उम्मीद करते हैं कंसेप्ट समझ में आया होगा कि नॉर्थ लैटिट्यूड और ईस्ट लॉन्गिट्यूड क्यों कह रहे हैं। क्योंकि जीएमटी से हम ईस्ट में है और इक्वेटर के जो है वो हम नॉर्थ में है, इसीलिए नॉर्थ लैटिट्यूड और ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो है वो कहा जाता है। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स का कंसेप्ट यही है, और इतना ही अपन को जो है वो पढ़ना है। इसमें से जो है वो ऐसे ऐसे सवाल वगैरह जो है वो पूछ सकती है। अब देखें, अब अपन आगे बढ़ते हैं अगले जो है वो फैक्ट्स के ऊपर। अब अपन आते हैं देखें भारत के पड़ोसी देशों के ऊपर, इंडिया के जो है वो नेबरिंग कंट्रीज़। अब यह आपको पता है, देखें जैसे अगर अपन इंडिया का मैप देखें तो ये इधर जो है वो आपके ये जम्मू कश्मीर, ये नॉर्थ ईस्ट वगैरह, एक रफ मैप अगर अपन बनाए तो ये इधर राजस्थान वगैरह आ जाता है। अब इधर आपको पता है देखें पाकिस्तान है,
इधर जो है वो आपको पता है चाइना है, इधर जो है वो आपको पता है नेपाल है, इधर जो है वो आपको पता है भूटान है, इधर जो है वो बांग्लादेश है, और इधर जो है वो क्या है म्यांमार है, और ऊपर जो है वो क्या है अफगानिस्तान है। तो यही भारत के जो है वो पड़ोसी देश है। तो हेडिंग क्या हो जाएगी, पड़ोसी देश, पड़ोसी देश, इंग्लिश में क्या कहेंगे, नेबरिंग कंट्रीज। देखें सीक्वेंस में लिख रहा हूं मैं, देखें सबसे पहला अपन लिखेंगे बांग्लादेश। अब ये क्वेश्चन देखें एसएससी पूछती है 4096 किलोमीटर। आपसे एसएससी सीधा सवाल पूछेगी कि बताइए निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा लगाता है। ठीक है, फ्रॉम विच कंट्री इंडिया शेयर्स इज लॉन्गेस्ट बॉर्डर। तो आपको सीधा सीधा टिक करना है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ जो है वो हम कितनी टोटल बॉर्डर लगाते हैं, किलोमीटर जो है वो 4096 किलोमीटर लंबा जो है वो हम सीमा जो है वो लगती है इंडिया की जो है वो बांग्लादेश के साथ में। दूसरा जो है वो देखें अपनी सीमा लगती है किसके साथ में, चाइना के साथ में। चाइना के साथ में आप याद रखिएगा कितने किलोमीटर, 3500 किलोमीटर लंबी जो है वो भारत की सीमा जो है वो किसके साथ लगती है, चीन के साथ। अभी देखिए इन सीमाओं के क्या नाम है वो भी अपन लिखेंगे। तीसरा पाकिस्तान। अब ये जो आप लाइन देख रहे हैं इधर, ठीक है, जैसे ये पाकिस्तान है ये, ठीक है, जम्मू कश्मीर से लेकर के जो है वो गुजरात तक। तो पाकिस्तान के साथ जो है वो अपनी सीमा लगती है, अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं तो 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ, 3500 किलोमीटर चाइना के साथ, 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ में। फिर नेपाल की अगर मैं बात करूं तो नेपाल के साथ अपनी किलोमीटर में लगती है, टोटल कितने किलोमीटर बॉर्डर लगता है, 1752 किलोमीटर जो है वो बॉर्डर लगता है। इधर लिख देते हैं, ठीक है। नेपाल के बाद आता है 5वें नंबर पर म्यांमार। म्यांमार के साथ जो है वो देखें अपनी बॉर्डर की लगता है राउंड फिगर में अगर अपन बात करें तो 1650 किलोमीटर, याद रखिएगा, ठीक है। हालांकि जो है वो 1643 कुछ है, 1643, पर आप देखें एग्जैक्ट इतना अपन को केवल याद जो रखना है ना आंकड़ा, वो आप याद रख लेना 4096, बस इनका सीक्वेंस याद रखिएगा आप। तो इसका मैं लिख देता हूँ 1643 किलोमीटर, राउंड फिगर में आप याद रख लो 1650 जो है वो किलोमीटर, 1650 हो गया, ये 1750 हो गया, ये 3300 किलोमीटर हो गया। फिर आप लिख लेना अगला म्यांमार के बाद जो है वो इधर आ जाता है कौन सा, भूटान। भूटान के साथ हम बॉर्डर लगाते हैं कितना एग्जैक्ट 699 किलोमीटर। और 7वें नंबर जो है वो आ जाता है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के साथ हम शेयर करते हैं कितना बॉर्डर, 106 किलोमीटर। तो ये जो भारत के जो पड़ोसी देश हैं, तो एक तो ये भी याद रखना कि इंडिया के जो है वो कितने टोटल नेबरिंग कंट्रीज़ है जिनके साथ हम लैंड बॉर्डर जो है वो लगाते हैं। तो हमारे टोटल 7 पड़ोसी देश हैं जिनके साथ भारत की सीमाएं जो है वो लगती है। तो पहला पड़ोसी देश बांग्लादेश, जिसके साथ सबसे लंबी सीमा लगती है 4096 की। फिर जो है वो चाइना के साथ हम बॉर्डर लगाते हैं 3500 किलोमीटर का। फिर हम पाकिस्तान के साथ लगाते हैं 3323 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1752, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 और अफगानिस्तान के साथ में 106। मैंने सीक्वेंस में ही जो है वो लिखा है, घटता क्रम है ये, ठीक है। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो अब ये भी हो सकता है कि सवाल इसके ऊपर सीधे सीधे बनते हैं, आपको ऐसे 4 देशों के नाम दे देगी और कह देगी इनके बॉर्डर को सीक्वेंस में जो है वो जमाओ। अब चाहे वो सीक्वेंस बढ़ता क्रम हो, घटता क्रम हो, या कई बार सिंपल ये पूछ लिया जाता है कि इंडिया किस कंट्री के साथ मैक्सिमम बॉर्डर लगाता है, सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ में, ये यूनिट पूछी जा सकती है। तो कैसे भी घुमा फिरा करके सवाल पूछे, आपको ये फैक्ट याद रखना है। अब देखें जो बॉर्डर्स नेम है, यहाँ से भी सवाल बनता है। अब याद ये रखिएगा, देखें सबसे पहला तो जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, भारत पाकिस्तान बॉर्डर, भारत पाक सीमा, उसको क्या कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन। क्या कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन। बहुत महत्वपूर्ण है। देखें पेपर बनाने वाला यही पूछेगा आपसे कि रेड क्लिफ लाइन किन 2 देशों के बीच में है।
तो इम्पोर्टेंट लगा लेना इसको, CGL वगैरह में SSC का रिपीटेड क्वेश्चन है ये, तो भूलना मत। तो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर को किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ। होता क्या है ना, देखें 3 जून 1947 को भारत पाकिस्तान बंटवारे की घोषणा होती है, और भारत पाकिस्तान बंटवारे की जब घोषणा होती है तो रेड क्लिफ नाम का जो है वो एक वकील था, इसी ने जो है वो इंडिया पाकिस्तान टेरिटरीज़ को जो है वो डिफ़ाइन किया था। ठीक है, ये एक वकील था इंग्लैंड का, और बाद में इसी वकील के नाम पर जो है वो दोनों देशों की जो है वो सीमाओं के नाम पड़ गए। अब देखें, अगर कोई आपसे ये पूछे कि इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर को क्या कहते हैं, तो भारत पाकिस्तान को तो रेड क्लिफ कहते हैं। याद रखिएगा, इंडिया बांग्लादेश को भी रेड क्लिफ ही कहते हैं। इंडिया बांग्लादेश को रेड क्लिफ इसलिए कहते हैं क्योंकि देखें, बंटवारा जो होता है, अगर मैं एक शॉर्ट में बताऊं तो ये आपको पता है, इधर था इंडिया, ये ईस्ट पाकिस्तान, और ये था वेस्ट पाकिस्तान। ये ईस्ट पाकिस्तान आगे जा कर के जो है वो क्या बनता है? बांग्लादेश। तो जो अभी अपन लिखे थे 4096, तो इसका नाम भी रेड क्लिफ है और पाकिस्तान के साथ भी रेड क्लिफ है। तो भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान ही 1971 में क्या बन जाता है? बांग्लादेश। फिर तीसरा नंबर आता है, देखें इंडिया चाइना, 3500 किलोमीटर। तो इंडिया चाइना को क्या कहते हैं? मैकमेहन लाइन। मैकमेहन लाइन, ये भी SSC ने कई दफ़े पूछा है, देखें सवाल, मैकमेहन। तो चाइना के साथ किलोमीटर में अपन अभी लेंथ लिख लिए थे, लगभग जो है वो 3500 किलोमीटर जो है वो हम सीमा लगाते हैं, और उसका नाम जो है वो क्या है? मैकमेहन। तो रेड क्लिफ हो गया, मैकमेहन। और तीसरा, आपको 3 नाम ही याद रखने, थर्ड नाम आप याद रख लेना, इसको नीचे कर लेते हैं। ठीक है, इंडिया और अफगानिस्तान, भारत अफगानिस्तान। चौथा नंबर, 2 तो सेम है, थर्ड आ जाता है इंडिया और अफगानिस्तान। हालांकि देखें, अफगानिस्तान के साथ हम डायरेक्ट बॉर्डर टच नहीं करते हैं, वो अभी क्या लॉजिक है मैं बताता हूँ। इसको क्या कहते हैं? ड्यूरेंड लाइन, DURAND, ड्यूरेंड लाइन। तो भारत अफगानिस्तान को जो है वो ड्यूरेंड लाइन के नाम से जाना जाता है। तो भारत पाकिस्तान रेड क्लिफ, भारत बांग्लादेश रेड क्लिफ, भारत चाइना मैकमेहन, और इंडिया अफगानिस्तान जो है वो ड्यूरेंट। अच्छा, अफगानिस्तान का क्या लॉजिक है देखें, तो बस ये 3 लाइन है आपको याद रखनी है, ड्यूरेंट, मैकमेहन और रेड क्लिफ। रेड क्लिफ पूछे तो इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, ड्यूरेंट पूछे तो इंडिया अफगानिस्तान, मैकमेहन पूछे तो इंडिया चाइना, और आपसे ऐसे कुछ नहीं पूछेगी। देखें, अभी जैसे ये कश्मीर है, अब कश्मीर का ये हिस्सा है, देखें POK, ये हिस्सा है COK, और ये हिस्सा जो है वो हमारे पास में है। तो अब अगर आप मैप देखेंगे ना, तो POK के अंदर एक छोटा सा जो पैच है, ये ऐसा यूँ, ठीक है, इधर पाकिस्तान पड़ जाता है। ये जो पैच है ये 106 किलोमीटर का है, और इसी को जो है वो अपन क्या कहता है? ड्यूरेंड लाइन। तो अगर अपन ऐसे देखें तो अभी प्रेजेंट में जो इंडियन टेरिटरी हमारे पास में है, जो मेनलैंड इंडिया है हमारे पास में, उसका तो कोई भी देखें डायरेक्ट हिस्सा अफगानिस्तान के साथ में टच नहीं होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष तौर पर तो जो है वो नहीं लगाते हम, पर हम तो ये मान के चलते हैं, देखें POK भी हमारा ही हिस्सा है। ये तो चाइना ने जो है वो, सॉरी, पाकिस्तान ने जो है वो इसके ऊपर अनाधिकृत रूप से इलीगली जो है वो कब्जा कर रखा है। तो हम तो यही मानेंगे कि इंडिया जो है वो अफगानिस्तान को भी टच करता है, अफगानिस्तान के साथ भी सीमा जो है वो बनाता है। तो POK का ये हिस्सा जो है वो अफगानिस्तान के साथ लगता है, ठीक है, जो कि जो है वो ड्यूरेंड लाइन के नाम से जाना जाता है। तो ये तो हो गए भारत के पड़ोसी देश और उनकी लाइंस के जो है वो नाम। तो देखें, इस क्लास को अभी अपन इतना ही रखते हैं। अभी और भी जो है वो देखें इंडिया की जो है वो ज्योग्राफी के फैक्ट्स हैं, ठीक है, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद जो है वो अपन इंडिया की फिजियोग्राफी शुरू करेंगे। तो आप इनके ज़रूर जो है वो पॉइंट्स और नोट्स फॉर्मेशन में लिखते जाइएगा, और फिर उन नोट्स को ही जो है वो आपको बार बार पढ़ने हैं, उन नोट्स को ही जो है वो आपको याद जो है वो करना है। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में, बने रहिएगा पेगासस कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत धन्यवाद।